अगर मेरी आवाज आपको क्लियरली ऑडिबल है, आप एक बार थंब का साइन रिलीज कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर। दैट विल बी एन इंडिकेशन। वेरी गुड। शाबाश बच्चे। इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। कौन सा बेसिक पता होना चाहिए वो मैं यहां पर बता रहा हूं। इस लाइन की राइट साइड पर थोड़ा सा बताऊंगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा। कौन सा बेटे? At the upper side, there is rarer medium. At the lower side, there is denser medium. If a ray of light is incident from rarer to denser medium, listen, it bends towards normal. Question arises, have I drawn normal? Not yet. This pink line is perpendicular to the white line. Pink line is called normal. Okay? Because it is making 90-degree angle with the white line. What we call the white line? Refracting edge. Refracting edge. Why it is called refracting edge? Because on one side there is rarer medium in which light travels at faster speed, and on the other side there is denser medium in which light travels at comparatively slow speed. Okay? Now this ray of light coming from the source of light, when enters from rarer to denser medium, it leaves its original expected same straight line path. It does not go to the
एक्सक्यूज मी सर। सर योर माइक इज ऑफ सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। चीज को यार, बेटे ये मैं सॉरी फील करता हूँ, मेरे असिस्टेंट से गलती हो गई है। माइक इनसे ऑन नहीं हो, फिर भी मैं अपने बच्चों को बता रहा हूँ। इसमें लाइट रेयर टू डेंसर गई तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। इसमें लाइट डेंसर टू रेयर गई, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ डेविएशन दोनों में माइनस का साइन लगाया टीचर, तब याद रखना लाइट जाती है डेंसर टू रेयर। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ डेविएशन में लाइट में प्लस आए दोनों में, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर आए, तब याद रखना लाइट जो है रेयर टू डेंसर है। ये दो तरह की रिफ्रैक्शन पढ़ने के बाद हम अपने मेन टॉपिक पर आ सकते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब मैं आपको अपना मेन टॉपिक बताता हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखें। शाबाश, शाबाश, योर अटेंशन। सबसे पहले तो बच्चा मेरे से पूछेगा, सर प्रिज्म कैसा होता है? प्रिज्म कैसा होता है? तो प्रिज्म कैसा होता है, ध्यान से सुनो बेटे। प्रिज्म के अंदर दो ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और तीन रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। देखो टीचर ने दो ट्रायंगुलर फेसेस बना दिए प्रिज्म में, एक फ्रंट वाला और एक बैक वाला। दो ट्रायंगुलर फेसेस, एक फ्रंट वाला और बैक वाला। और जब इनको हम जोड़ते हैं तो तीन रेक्टेंगुलर फेसेस बनते हैं। अब ये प्रिज्म के ऊपर हम लाइट थ्रो करेंगे और देखेंगे ये कैसे रिफ्रैक्शन करता है। पर करने से पहले मैं अपने बच्चों को प्रैक्टिकली प्रिज्म दिखाता हूं कैसा होता है। प्रिज्म को अगर कोई चीज पूछ ले, डिफाइन प्रिज्म, तो यू विल से इट इज ए क्लोज्ड सॉलिड ग्लास स्ट्रक्चर such that it has two triangular faces plus three rectangular faces. Two triangular faces plus three rectangular faces. तो देखो मैं आपके कैमरे के सामने कर रहा हूं, अभी आपको प्रिज्म दिखेगा मेरे हाथ में। देखो ये जो आपकी तरफ फेस है इस वक्त ट्रायंगुलर है, राइट। इसकी बैक साइड पे भी ट्रायंगुलर, राइट बेटे। और जब अगर मैं साइड से करूं, ये वाला फेस रेक्टेंगुलर है। देखो इस वक्त जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये रेक्टेंगुलर है, और नीचे भी रेक्टेंगुलर, और इधर भी रेक्टेंगुलर। तो तीन साइड पर रेक्टेंगुलर, और फ्रंट और बैक ट्रायंगुलर है। बैक भी ट्रायंगुलर, फ्रंट भी ट्रायंगुलर, राइट। और बहुत से बच्चे सोचते हैं ये प्रिज्म का जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल होता है और इसके ईच एंगल 60 डिग्री होता है। ऐसा जरूरी नहीं है, ओके। ये नॉन 60 डिग्री भी हो सकते हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं है तीनों एंगल बराबर हों आपस में, राइट। और लेकिन ज्यादातर जो प्रिज्म हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं छोटे बच्चों के लिए, 9th 8th 10th क्लासेस के लिए, तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला प्रिज्म ही यूज करते हैं, जो मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं। अब ये इस प्रिज्म का जो ट्रायंगुलर फेस है, मैं आपको बोर्ड पर बना के दिखाऊंगा और रिफ्रैक्शन दिखाऊंगा कैसे होती है। बहुत अच्छे से मेंशन करूंगा ईच एंड एवरीथिंग, और पेपर में आपने करना है। 3 मार्क्स की रे डायग्राम ही आ जाती है इसकी। शाबाश। जो भी मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं, तो उसके बैकएंड के ऊपर ये वाली नॉलेज काम आएगी जो हमने सीखी। शाबाश, एवरीबॉडी प्लीज बी अटेंटिव। सबसे पहले टीचर ने ये बना दिया प्रिज्म, प्रिज्म का ट्रायंगुलर फेस। ये हमारा मेन टॉपिक है। दिस इज योर प्रिज्म, दिस इज योर प्रिज्म। और जो टेबल के साथ टच कर रहा होता है ना, उसको बेस ऑफ द प्रिज्म बोलते हैं। ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन इन द पेपर। बेस ऑफ प्रिज्म, ओके। और दूसरी बात,
यहां पर हमारे पास है सोर्स ऑफ लाइट। याद रहे ये जो सोर्स ऑफ लाइट है ये व्हाइट कलर का नहीं होना चाहिए। ये सोर्स ऑफ लाइट व्हाइट कलर की लाइट को छोड़े बिना किसी भी कलर की लाइट शो कर सकता है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, चलो ऐसा सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं जो यहां से ये रे ऑफ लाइट थ्रो कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। लाइट की ये प्रॉपर्टी दैट लाइट रे ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन बोलते हैं। क्या वर्ड टीचर ने बोला? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। सभी बच्चों को याद रखना चाहिए, ये पेपर में कई बार पूछ लेता है। द प्रॉपर्टी ऑफ रे ऑफ लाइट सच दैट इट ट्रेवल्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन इज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। इट कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इट्स ओन। तो ये होगी बेटे हमारी इंसिडेंट रे। ओके, अगर मैं अपने बच्चों से पूछूं, मान लीजिए ये प्रिज्म ना हो तो ये रे ऑफ लाइट किधर जाएगी? ये किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हो सकता है प्रिज्म, नॉट नेसेसरली द ग्लास। ओके, तो ये आप कहोगे सर रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को फॉलो करते हुए रे ऑफ लाइट विल फॉलो द सेम स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर ये प्रिज्म ना हो तो आप कहोगे सर ये जो आप शो कर रहे हो ना डॉटेड लाइन येलो वाली, इधर को रे ऑफ लाइट चले जाती, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। ये बच्चे एक तो बार बार ज्वाइन करते हैं। ओके, आप सुनो, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हुआ? प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, रेयर टू डेंसर मीडियम। अब देखो रेयर टू डेंसर पहले वाली, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी बच्चे। तो मैंने तो अभी नॉर्मल ही नहीं ड्रा करा। लो मैं अपने बच्चों को नॉर्मल ड्रा करके दिखाता हूं ग्रीन कलर की लाइन से। ये मैंने नॉर्मल ड्रा कर दिया। कोई बच्चा कहेगा सर आपको कैसे कैसे कह सकते हो यही नॉर्मल है? मैं कहूंगा देखो बेटे, ग्रीन वाली लाइन व्हाइट लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है कि नहीं बना रही? सर बना रही है, तो इसको नॉर्मल कहना चाहिए फिर। ओके भाई, सारे बच्चे सेम टाइम पे ज्वाइन करा करो। ओके, तो ये नॉर्मल हो गया। और एक बात, प्रिज्म का सबसे ऊपर वाला एंगल क्या होता है जो ये रखो बेस के एग्जैक्टली अपोजिट, इसको कैपिटल ए बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। हर चीज आपको पेपर में मेंशन करनी है। अगर एब्रीवेशन में लिख रहे हो ना आई आर, तो साइड पे लिखना होगा पेपर में आई आर का मतलब इंसिडेंट रे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटे आपको। इंसिडेंट रे, ठीक है। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। इस इंसिडेंट रे ने ये व्हाइट लाइन जो प्रिज्म की एज है उसके साथ एंगल बनाया। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिंग एज नंबर 1 ऑफ द प्रिज्म। इस इंसिडेंट रे ने रिफ्रैक्टिंग एज के साथ जो एंगल बनाया उसको दिखाया टीचर ने एंगल ऑफ ग्लांस। लेकिन जो एंगल इस इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ बनाया उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। अब ये येलो लाइट प्रिज्म के अंदर जाकर किधर को बेंड होनी चाहिए? अपना डॉटेड पाथ छोड़कर नॉर्मल की तरफ बेंड होना चाहिए। यही आपको टीचर ने सिखाया था। जब रेयर टू डेंसर जाए तब नॉर्मल की तरफ, देखो ये पीली लाइन पिंक लाइन की तरफ झुकाव आ गया था इसका, तो हम भी इस पीली लाइन को ये ग्रीन लाइन जो कि नॉर्मल है उसकी तरफ झुकाव कर देंगे इसका। तो ये टीचर ने दिखाई आपकी रिफ्रैक्टेड रे। चलो इसको हम दिखाते हैं, चलो कौन से कलर से दिखाऊं? व्हाइट से, येलो से ही दिखा देते हैं। ये डॉटेड पाथ को छोड़कर इधर को चलेगी। ओके, अब क्या हो रहा है? अब लाइट कांच से हवा में आ रही है, इसका मतलब है सेकंड रिफ्रैक्शन होगी। कहां पर? इस एज के ऊपर। कौन से एज को? जिसको टीचर ने लिखा है रिफ्रैक्टिंग एज सेकंड। रिफ्रैक्टिंग एज सेकंड। यहां से रे ऑफ लाइट क्या करने की कोशिश कर रही है? डेंसर टू रेयर। तो फिर डेंसर टू रेयर भी टीचर ने सिखाया हुआ अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो ये पीली लाइन ब्राउन वाली लाइन बन गई, तो मेरे को नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। नॉर्मल तो अभी करा नहीं मैंने,
तो करते हैं नॉर्मल। ये टीचर ने नॉर्मल ड्रा करा। एक बच्चा कहता है सर आप कैसे कह सकते हो पिंक कलर नॉर्मल लाइन है। मैंने कहा बेटे नॉर्मल को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाता होता है। देखो पिंक लाइन 90 डिग्री का एंगल बना ही रही है। अब ये येलो लाइन ने जब बाहर निकलना है तो अपने असली रास्ते को छोड़कर ये अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ जाएगी। तो उसको देखो ये असली में तो इधर जानी चाहिए थी, इधर जिधर टीचर ने डॉट लगा दी, लेकिन इट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो दूसरी बार रिफ्रैक्शन हो जाएगी। तो ये नॉर्मल से, पिंक वाले नॉर्मल से परे को हट गई, इधर को चले। इस बाहर वाली आखिरी रे को जब हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ई आर, इमर्जेंट रे। ई आर स्टैंड्स फॉर इमर्जेंट रे। ओके, अब ध्यान से सुनना। इस इमर्जेंट रे ने ये जो येलो वाला एंगल नॉर्मल के साथ बनाया, इसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। देखो कितने एंगल आ गए। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से, एंगल ऑफ ग्लास जी से, एंगल ऑफ प्रिज्म कैपिटल ए से, एंगल ऑफ इमरजेंस ई से। अभी और भी आएंगे एंगल, ध्यान से सुनो। कौन सा? तो मैं किसी बच्चे को बोलूं कि बेटे असली में प्रिज्म ने क्या करा, तो अगर इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो बोलेगा सर देखो रे ऑफ लाइट वाज गोइंग इन द डॉटेड येलो पाथ, ये इसकी ओरिजिनल एक्सपेक्टेड डायरेक्शन थी। लेकिन प्रिज्म की इन बिटवीन प्रेजेंस की वजह से ये इमर्जेंट रे की तरफ चलेगी। यानी कि बच्चा मेरे को बोलेगा सर इतने एंगल से आपकी रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में मोड़ आ गया है। मोड़, मोड़ने की इंग्लिश होती है डेविएट, इसलिए इस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा भी बता दिया टीचर ने। एक चीज और देखो, ध्यान से सुनो। अगर मैं यहां पर मिरर रख दूं, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर ऐसे रखूं कि इमर्जेंट रे उसके ऊपर परपेंडिकुलरली हिट करे, तो वहां से टकरा के ये बिल्कुल वापिस उसी रास्ते से चले जाएगी। इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। ओके, तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ टकराने के बाद। अब मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, दो एंगल और आएंगे। अगर पहले वाली ओरिजिनल डायरेक्शन लें सोर्स ऑफ लाइट से, तो वहां पर अंदर जो प्रिज्म के अंदर येलो लाइट दिखा रखी है टीचर ने, येलो रे ऑफ लाइट, उसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, जिसको टीचर अब शो कर रहे हैं, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, रिफ्रैक्शन। और अगर मिरर से टकरा के इधर जाके रिट्रेस पाथ हो जाएगा, सोर्स के ऊपर जाके लाइट गिरेगी, तो इसका मतलब यहां पर जो टीचर दिखाएं रिट्रेसिंग में, तो जिसको टीचर अब शो कर रहे हैं, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेकंड। R1 एंड R2 आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस। इतने सारे एंगल है टर्मिनोलॉजी। अब ये टीचर ने अपने बच्चे को क्या बना दिया, रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, और डॉटेड लाइन को लिखना है एक्सपेक्टेड पाथ। नॉन साइंस पर्सन के लिए ये एक्सपेक्टेड पाथ होता। अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको दो तीन चीजें और लिखनी पड़ेंगी पेपर में। क्या क्या लिखनी पड़ेगी, ध्यान से सुनो। शाबाश, लास्ट बात बता रहा हूं। पहला, ए प्लस डेल्टा, देखो ए कहां पर आएगा, यहां, डेल्टा कहां, यहां। ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई, मतलब सम ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। देखो आई इधर है ब्राउन कलर वाला, ई इधर है येलो कलर वाला, और एंगल ऑफ प्रिज्म है बिल्कुल टॉप पे, और एंगल ऑफ डेविएशन भी व्हाइट कलर डबल लाइन से शो करा हुआ। एक ये लिखना पड़ेगा आपको, दूसरा क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू R1 प्लस R2। एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है ए टॉप वाला, ये R1 और R2 जो टीचर ने सबसे लास्ट में मेंशन करे थे, उन दोनों के टोटल के बराबर होते हैं। ओके, दो फार्मूले, एक और लिख देना, तब तो बड़ी जबरदस्त बात हो जाएगी। इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे निकलेगा,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ध्यान से सुनना कैसे निकलेगा। स्नेल ला लगाने लगाऊं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। इसी को इससे भी निकाल सकते हो। किससे बेटे, अगर लाइट उल्टी गई होती, देखो साइन ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। ये टीचर जो बॉक्स में बंद कर रहा था, जिस बच्चे ने ये डायग्राम बना दी और ये 3 फार्मूले साइड पे लिख दिए, मैं गारंटी देता हूं उसका एक भी नंबर डिडक्ट नहीं हो सकता। और इसमें देखो क्या हुआ, पहले रेयर से डेंसर वाली रिफ्रैक्शन ये शो करी थी टीचर ने, फिर डेंसर से रेयर वाली रिफ्रैक्शन उसका सारा बेस ये शो करा। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा बोर्ड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जिनको समझ आ गया वो टीचर को फीडबैक देंगे, कैसे, बाय रिलीजिंग द थंब साइन ऑन द स्क्रीन। शाबाश, वेरी गुड, काफी सारे थंब साइन है भाई, काफी सारे थंब साइन है। गुरपिंदर शाबाश, जस्मीन, नवकरण, मनप्रीत, अवरीत, करण, बहुत सारे नेम, इतने मैं पढ़ भी नहीं सकता। युवराज, अभिनूर, अभिप्रीत, लॉट मैनी स्टूडेंट्स आर रेसिप्रोकेटिंग। इसका मतलब है कि आपको भगवान जी ने अच्छी काबिलियत दी है समझने की, और मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन करने की काबिलियत दी है। शाबाश, ये था मेरे को आज का जो टारगेट मिला था, उसमें पहला आर्टिकल। अब मैं अपने बच्चों को दूसरा आर्टिकल समझाऊंगा, जो कि मेरे को बता रखा है ह्यूमन आई। ठीक है, तो आप इसमें से ना थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा नोट कर लो, जो भी नोट करना है। मैं 2 मिनट के लिए रुकता हूँ। तो बेटे, हम फोकसिंग कर रहे हैं बोर्ड के ऊपर, देखो इसको, इमेज को हम और क्लियर कर रहे हैं। ह्यूमन आई का फिगर बताया टीचर ने, और बहुत सारी बातें बताएंगे इसके ऊपर, राइट। जो जो चीज की कमी पेशी होगी मैं उसको लिखूंगा भी, और आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन आपका पेन और कॉपी रेडी होना चाहिए। जो चीजें टीचर बता देता है कई बार बुक्स में भी नहीं मिलती आपको। टीचर ने कई कई किताबें पढ़ी होती हैं, 10 10 15 15। शाबाश, शाबाश। कौन सा आर्टिकल करने लगे हैं बेटे, ह्यूमन आई। एक बात याद रहे, ह्यूमन आई इज डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल आई। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे रेडी हैं। बेटे सबसे पहले तो, जैसे ही मैंने दूसरी क्लास में ये बोला ह्यूमन आई इज डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल आई, एक बच्चा खड़ा हो गया, कहता सर इसके ह्यूमन आई के बारे में बाद में बताना, पहले हमें यही बता दो हाउ इट इज डिफरेंट।
वो भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। तब मैंने उनको बताया बेटे, जितने भी जानवर हैं, परिंदे हैं, पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, इन सभी की आईसाइट मोनोक्रोम है, मोनोक्रोम। वो दुनिया की किसी भी चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, उनकी विजन कलर्ड है ही नहीं। इंसान वस्तु का जो रंग होता है उसमें देखता है। ह्यूमन विजन इज कलर्ड, वेयर एज एनिमल विजन इज ब्लैक एंड व्हाइट। किसी किसी जीव को कुदरत ने कोई एक आधा रंग देखने की इजाजत दी है। जैसे जैसे मछली को पीला रंग दिखाई दे देता है, वो एक आधा रंग दिखता है। लेकिन एक जानवर ऐसा भी बनाया है जिसकी आंख हमारी तरह बढ़िया बनाई है, वो भी कलर्ड विजन देख सकता है। उसका नाम है, एक ही जानवर है बस, चिंपांजी। तो उसको क्यों कलर्ड विजन दिया गॉड ने, ये अभी तक साइंटिस्टों को नहीं पता। ठीक है, अदरवाइज ह्यूमंस हैव सो गुड विजन, राइट। अब सबसे पहली बात यही माइंड में आती है, सर बाकी बात तो छोड़ो, पहले तो यही बता दो, देखने में तो ह्यूमन आई एनिमल जैसी लगती है, पर ह्यूमन आई ही कलर्ड विजन क्यों रखती है, एनिमल आई मोनोक्रोम क्यों रखती है? व्हाई एनिमल्स आर एबल टू सी द थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट, वेयर एज ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी वेल कैपेबल टू सी द थिंग्स कलरफुल? तो आंसर ये है बेटे, हमारी आंख के आगे जो भी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, उस आग ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है लास्ट में जाकर एक पर्दे पर। उस पर्दे को बोलते हैं हम रेटिना। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं स्क्रीन ऑफ द आई बॉल। ये जो रेटिना होता है, ये देखो यार, रंजन अभी एंटर कर रहा है क्लास। ठीक है बेटे, ये जो रेटिना है, वी कॉल इट स्क्रीन, क्योंकि हमारे रखे हुए ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो अपसाइड डाउन बनेगा, उल्टा बनेगा, और रेटिना पे बनेगा। सबसे खास बात, इस रेटिना के ऊपर लाइट पड़ रही, लाइट को सेंस करने के लिए फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। फोटो सेंसिटिव सेल्स, सभी बच्चे वर्ड याद रखेंगे। फोटो सेंसिटिव वर्ड इंग्लिश के दो, साइंस के दो वर्ड मिलाकर बनाया गया, फोटोन प्लस सेंस। सेंस तो आप समझते ही हो बेटे, है ना। और फोटो का मतलब होता है लाइट की रे में मौजूद एनर्जी पैकेट। फोटोन क्या होते हैं? लाइट की रे में मौजूद एनर्जी पैकेट। जब इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट चलती है और रेटिना पर गिरती है, तो रेटिना के ऊपर एनर्जी के पैकेट गिरते हैं, और इस रेटिना के अंदर दो तरह के फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, टू टाइप्स। एक सेल्स होते हैं कोन्स, CONES, और दूसरे टाइप होते हैं रॉड्स, फोटो सेंसिटिव सेल्स। ठीक है, ये जो कॉन्स होते हैं ना, देखो इसके स्पेलिंग C से शुरू होते हैं। ये कॉन्स हमें मदद करते हैं कि हम कलर्ड विजन को देख सकें। तो कॉन्स हेल्प अस टू सी द थिंग्स कलर्ड। तो टीचर ने मेमोरी टूल देखो क्या बनाया, दोनों का सी कॉमन कर दिया। मेरे पिछले सालों में इतने बच्चे गलत करके आते हैं, उल्टा पुल्टा लिख देते हैं, रॉड का काम कौन पे लिख देते हैं, कौन पे रोड। लेकिन मैंने फिर मेमोरी टूल निकाल ली कि दोनों का सी ही कॉमन कर दो। कॉन्स हेल्प द ह्यूमन बीइंग टू सी द ऑब्जेक्ट्स एज कलर्ड। और जो रॉड्स होती हैं, एक ही कलर में जो अलग अलग शेड होते हैं, जैसे
ब्लैक एक शेड है, ग्रे एक शेड है, जेट ब्लैक एक शेड है। जैसे ईंट वाला लाल रंग और है, क्रिम्सन चमकीला लाल रंग और है, सिंदूर वाला लाल रंग कुछ और है। राइट। तो एक ही शेड में जो अलग अलग कलर होते हैं, और कलरों की एक कलर की दूसरे कलर के कंपैरिजन में जो ब्राइटनेस का फर्क है, वो ये बताता है। तो रॉड्स क्या करती हैं, एक ही शेड में डिफरेंट कलर्स को ब्राइट, यानी ये कंट्रास्ट का काम करते हैं, ब्राइटनेस वाला सेंस को करता है। ठीक है। और कौन सी से सी याद रखना बेटे, कलर्स का काम करेंगे। और रॉड्स हेल्प्स टू सी different shades in same different shades of same color। कोई बच्चा बोलेगा सर आपका मतलब ये कि जैसे हमारी आंख डिस्टिंग्विश कर लेती है, ये क्रीम कलर है ये व्हाइट कलर है, तो आंसर इज यस। कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसे ही जैसे हम जज कर लेते हैं कि ये जो मेरे पास इस वक्त टीचर दिखा रहे हैं ये जेट ब्लैक है, और जो सर आपके बाल है वो ग्रेइश है, बिल्कुल ऐसे ही, मैं कहूंगा यस, ये काम है रॉड्स का। पर इस फिगर में बना हुआ ये येलो कलर है, ये ब्लू है, ये रेड है, ये कौन मदद करेगा, कॉन्स, कॉन्स हेल्प करेगा। और कॉन्स जो होती है ना बच्चे, कुदरत ने जानवरों की आंखों में इसको दिया ही नहीं, दे आर एब्सेंट इन एनिमल्स। एक बच्चा मेरे को बोलता सर गलत है आपकी बात, मैंने कहा क्यों भाई, कह रहा सर मैंने कितने ही कंपटीशन देखे हैं, अगर एक बुल को रेड कलर का ऐसे कपड़ा हिलाओ ना, रेड कलर का, तो वो इरिटेट हो जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है, तो उसको रेड कलर से चिढ़ है, तो रेड तो उसको दिखना ही नहीं चाहिए, आपके हिसाब से तो मोनोक्रोम है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखना चाहिए। मैंने कहा बेटे आपको गलत फहमी, बुल जो है वो किसी भी कलर का कपड़ा हिलाने से इरिटेट हो जाता है, रेड का हिलाना तो एक कन्वेंशन बनी हुई है बस। ओके। बुल को तो पता ही नहीं लगता वो रेड है, वो तो उसको ब्लैक में देखेगा, क्योंकि उसकी विजन में रॉड्स ही प्रेजेंट है उसके रेटिना में, वो एनिमल है, उसमें तो कौन होते ही नहीं। तब उस बच्चे ने उसको इधर उधर सर्च करा, उसको मेरी बात पे यकीन नहीं हुआ, बाद में कहता सर यस यू आर राइट। दूसरी बात, ध्यान से सुनना बेटे, हमारी ये जो आंख है ना, आंख, ये एक सफियर की तरह गोल है, सफियर की तरह। अगर कोई बच्चा बोले सर ये बॉल आखिर कितनी की होती है, तो टीचर कहेंगे इसका डायामीटर होता है इतना, अप्रोक्स, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है इंसान की सेहत के हिसाब से। अब देखो भाई मेरी आंख का अगर ये डायामीटर है जो मैंने लिखा है, तो ग्रेट खली का थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है ना? तो लेकिन एक खास बात बताऊं, ह्यूमन आई इज सच एन ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी दैट इट्स साइज रिमेन्स सेम सिंस बर्थ टिल डेथ। जन्म से मौत तक एक ही साइज रहता है इसका। ओके। और एक बात सुनो, अगर इंसान की आंख से जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम देखना चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट उसको बेस्ट क्लियर दिखाई दे, बेस्ट अल्ट्रा बेस्ट, तो इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होनी चाहिए आंख से, उसको कैपिटल डी से लिखते हैं बेटे, कैपिटल डी से। और इस कैपिटल डी को बोलेंगे क्या, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ह्यूमन आई। और इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। और कभी न्यूमेरिकल में पुट करना पड़ जाए तो मीटरों में पुट करना है, 0.25 मीटर। इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो बच्चा कहेगा सर अगर मैं इस कैंडल को 25 सेंटीमीटर से आगे पीछे करूं, तो क्या मेरी नजर अल्ट्रा बेस्ट नहीं होगी, उससे थोड़ा बेस्ट पॉसिबल जो है उससे कम रहेगी। आंसर इज यस। लेकिन एक बात याद रहे, ये जो चीज बोल रहे हैं टीचर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये उस आंख के लिए है
जो पूरी जवान हो चुकी है, अडल्ट आई, बच्चों की नहीं होनी चाहिए, किड्स की नहीं, अडल्ट आई। और दूसरी बात है, वो इंसान की नजर बिल्कुल सही हो। इट इज द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर द हेल्दी अडल्ट ह्यूमन आई, चाहे वो मेल की हो चाहे फीमेल की। हेल्दी अडल्ट ह्यूमन आई, चश्मा ना लगा हो। ओके, तब है। दूसरी बात, यहां पर आंख के सबसे आगे एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया। और इसमें से जब लाइट निकलती है तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कॉर्निया पे ही होती है। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉर्निया पे होती है। बच्चा कहता है सर मतलब क्या आपका? तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, उसको रेटिना के ऊपर फोकस करना होता है। उस फोकसिंग का काम जो है वो मेनली कॉर्निया करे। फिर कॉर्निया से निकल के आगे ये हमारे पास जो दिखा रखा है ये है लेंस। आपसे पूछता है ये लेंस कौन सा होता है, सभी बच्चे बोलेंगे कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस सेंटर से मोटा होता है, किनारे से पतला होता है बेटे। और ये बहुत ही क्लियर होता है, अल्ट्रा क्लियर, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टेलाइन। क्रिस्टेलाइन अल्ट्रा क्लियर कॉन्वेक्स लेंस। अल्ट्रा क्लियर कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोल देते हैं, कन्वर्जिंग। तो रे ऑफ लाइट आई, ये लेंस उसको फोकस करके रेटिना पे फोकस करेगा। जब एक बार रेटिना पे इमेज बन जाएगा यहां पर, और टीचर ने आपको क्या सिखाया, इमेज कैसा बनेगा, अपसाइड डाउन, उल्टा बनेगा। इस कैंडल का इमेज देखो, टीचर ने फ्लेम ऊपर दिखाई, इधर अंदर नीचे दिखाई, इन्वर्टेड इमेज। और ये जो इन्वर्टेड इमेज है, जैसे ही मैंने एक बच्चे को बोला, सर कहता नहीं पॉसिबल, मैं तो कैंडल को देखता हूं, मेरे को तो कैंडल स्ट्रेट ही दिखती है, आप कह रहे हो उल्टा दिख रही है। वेट वेट, हैव ए पेशेंस, हैव पेशेंस, हैव सम पेशेंस। ये जो रेटिना के ऊपर इमेज बनेगा, इसको एक पर्टिकुलर नाड़ी इसका मैसेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में ब्रेन तक लेकर जाएगी। वो पर्टिकुलर नाड़ी को हम बोलते हैं, मैसेंजर को बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। रेटिना के हर पॉइंट से कनेक्टेड होती है, और इस फिगर में सारी येलो कलर से दिखा रखी है। दिस ऑप्टिक नर्व कैरीज द मैसेज ऑफ द इन्वर्टेड इमेज फ्रॉम द रेटिना टू द ह्यूमन ब्रेन। फिर ह्यूमन ब्रेन क्या करता है? ह्यूमन ब्रेन के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड इमेजेस होते हैं मेमोरी में। उन मेमोरी के साथ इस इमेज को कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद हमें इंफॉर्मेशन देगा कि आपकी आंख जो इस वक्त चीज देख रही है उसको आप जलती हुई मोमबत्ती बोलोगे, बर्निंग कैंडल। ओके, या कोई और चीज है, चेयर पड़ी है तो बताएगा ये चेयर है। राइट, एक बात और सुनो फिर। तो ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक, यानी ब्रेन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट क्या, लेंस और कॉर्निया के बीच में यहां पर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं उसको। और उस जिस जगह में ये भरा होता है उसको बोलते हैं एंटीरियर चेंबर। लिक्विड का नाम क्या होता है? एक्वस ह्यूमर। ओके, काम क्या है? एक तो ये लेंस की क्लीनलीनेस करता है और कॉर्निया को लेंस के साथ चिपकने नहीं देता। प्रेश इनको अलग अलग करके रखता है, प्रेशर बना के रखता है, कॉर्निया को दूर रखता है। और एक बात सुनो, आंख के अंदर भी एक लिक्विड होता है। आंख के अंदर जो स्पेस है स्फेरिकल, उस स्पेस को क्या बोलते हैं? विट्रस चैम्बर। उसके अंदर जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा है उसको क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्वस ह्यूमर का तो हमें काम पता लग गया, विट्रस ह्यूमर का क्या काम है? इसका पहला काम यह है, विट्रस ह्यूमर अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर बना के रखता है आंख के ऊपर, अंदर से बाहर की तरफ।
तो बाहर से तो है ही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर से बाहर की तरफ तो इंटरनल प्रेशर आउटर प्रेशर को बैलेंस करके रखता है, और इस आंख के गोले को, सफियर को, गेंद को अंदर की तरफ पिचकने से रोके रखता है, पिचकने से रोके रखता है। यानी विट्रस ह्यूमर प्रोवाइड्स द इंटरनल प्रेशर सच दैट ह्यूमन आई रिटेन्स इट्स स्फेरिकल शेप, अपनी गोलाकार अवस्था को लंबे समय तक बनाए रखती है। ओके, दूसरा काम क्या है विट्रस ह्यूमर? दूसरा काम है ये अंदर रे ऑफ लाइट में रिफ्रैक्शन क्रिएट करता है, और जाती हुई रे ऑफ लाइट को बिखरने नहीं देता, कम से कम बिखरने देता है। अगर वो सीधी रेखा में जाती है तो सीधी रेखा में रेटिना तक पहुंचाने में मदद करता है। ये था विट्रस ह्यूमर का काम। अब आपने एक चीज और देखी, टीचर ने एक ये भी लिखा हुआ है चीज, सेक्लेरा। ठीक है, सेक्लेरा क्या? ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी आंख में, आपको व्हाइट सेक्शन दिख रहा है ना, व्हाइट सेक्शन आंख में, वो सारा सेक्लेरा है। वो सिर्फ फ्रंट पे नहीं होता, पूरी गेंद ही उसकी बनी होती है। उसमें कुदरत ने स्पॉन्जी करेक्टर दे रखा है, स्पॉन्जी। अगर किसी बच्चे की फिंगर आपकी आंख में लग जाए, थोड़ी देर के लिए आपको तकलीफ होती है, बाद में ठीक हो जाती है, क्योंकि इन कनेक्टिव टिश्यू में स्पॉन्जी एक्शन होता है। दबगी तो वापिस अपनी शेप में आ जाए। तो यानी ये हमारी आंख को स्पॉन्जीनेस देकर उसको इंजरी से बचाने का काम करता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ओके, फिर ये क्या है? फोविया सेंट्रलिस, इसका पूरा नाम फोविया सेंट्रलिस। रेटिना के ऊपर एक खास पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पर उस चीज का इमेज बनेगा जहां पर हमारी आंख प्राइमरीली फोकस्ड है, मुख्यतः केंद्रित है। अब एक बच्चा बोलता है सर ये बात नहीं आपकी समझ आई, प्राइमरीली फोकस्ड ये कैसे शब्द बोल रहे हो? तो आप इसको एग्जांपल से समझाओ। तो मैं समझाया बच्चे को, मान लीजिए मैं आपकी क्लास में फिजिकली प्रेजेंट हूं, सारी क्लास मेरे सामने बैठी है, मैंने रोल नंबर 5 गर्ल को खड़ा कर लिया। मान लीजिए उस बच्चे का नाम है, उस बच्चे का नाम कुछ भी आप लगा लीजिए, प्रीतिका है सपोज उसका नाम। तो वो बच्चा जब मेरे पास खड़ा है, तो मैं उससे बात कर रहा हूं फेस टू फेस देखते हुए, तो उस प्रीतिका बच्चे के फेस का इमेज मेरे रेटिना के उस पॉइंट पर बनेगा, आंख की रेटिना के, जहां पर रेटिना का मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रीतिका बच्चे के साइडों पर जो बच्चे हैं वो मेरे को दिख नहीं रहे, वो भी दिख रहे हैं, लेकिन उन सब के फेस का इमेज मोस्ट सेंसिटिव रेटिना पॉइंट के आसपास बनेगा। पर जिस बच्चे से मैं फेस टू फेस देख के बात कर रहा हूं, प्रीतिका से, प्रीतिका के फेस का जो इमेज है मेरी आंख के रेटिना के सबसे खास संवेदनशील पॉइंट पर बनेगा, उसको बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। ये उस पॉइंट का नाम है। ओके, ये लगभग लेंस के अपोजिट होता है। और एक चीज देखो, ये येलो कलर का जो रेटिना है, आगे येलो कलर की ऑप्टिक नर्व से जोड़ रखा है हमने। तो यहां पर ये जो टीचर ने एरो दिखाया हुआ है, इस पे एक पॉइंट होता है, इसको लिखा नहीं हुआ फिगर में, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट मतलब अगर यहां पर किसी चीज का इमेज बने तो हमारी आंख को नहीं दिखेगा वो, क्योंकि यहां से रेटिना मिसिंग होता है। सारी की रेटिना की नाड़ियां ऐसे अंदर को मुड़ रही होती है। तो इस फिगर में तो ऐसे इसने स्ट्रेट लाइन दिखा दिया ना, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, इधर को मुड़ती है, तो यहाँ रेटिना की स्क्रीन ही मिसिंग होती है। जो स्क्रीन ही मिसिंग है तो हमें दिखेगा। ओके, इस तरह से ब्लाइंड स्पॉट इज डिफरेंट फ्रॉम दी फोविया सेंट्रलिस। राइट बेटे? अब इसमें एक चीज और टीचर ने मेंशन कर रखी है, ध्यान से देखो। टीचर ने मेंशन करा हुआ है एक जगह पर आइरिस, IRIS, आइरिस। क्या कोई ऐसा डेयरिंग बच्चा है आप में जो अपने लैपटॉप का माइक ऑन करके मेरे को बता सके व्हाट इज द जॉब ऑफ आइरिस? शाबाश, लेट मी गिव यू सम टाइम।
आइरिस का फंक्शन क्या है? एनीबॉडी? पूरी क्लास में एक भी बच्चा मेरे को बताएगा माइक ऑन करके? अगर आप बताओगे तो देखो, इस वक्त आपके पेरेंट्स ने भी कुछ ने ज्वाइन करा होगा, उनको कितनी खुशी होगी कि हमारे बच्चों ने बता दिया, टीचर के बताने से पहले ही बता दिया। शाबाश। एनी वन स्टूडेंट हु कैन टेल मी द जॉब ऑफ आइरिस? To change the size of people. ये बच्चा बेटे क्या, फिर से बोलना, सेम बच्चा, सही बोला आपने। To change the size of people. शाबाश। थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज मेरे को सही करने पड़ेगी, लेकिन इसका आंसर सही है। और मैं बताना चाहूंगा इस बच्चे का खुशी से नाम, इसका नाम है मनवीर सिंह बराड़, डैफोडिल सेक्शन में से। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल। तो इस बच्चे ने बोला कि सर, आंख के अंदर, पुतली के अंदर जो आपके आंख को ब्लैक कलर दिख रहा है ना आंख के अंदर, उस गोले में भी एक स्मॉल छोटा सा गोला और दिखेगा, उसको बोलते हैं प्यूपिल, जहां से आंख लाइट फाइनली एंटर करती है लेंस पर गिरने से पहले। स्पेलिंग देखो, प्यूपिल, यानी ये वो ओपनिंग होल है जिसमें से होते हुए लाइट एंटर करते हुए लेंस पर गिरेगी। पर हमारी आंख उतनी लाइट को अंदर जाने देती है जितनी इसके लिए कंफर्टेबल है, सुविधाजनक है। अगर बहुत ज्यादा लाइट ज्यादा चमक रही है बाहर, आप सड़क पर जा रहे हो, एकदम से हेडलाइट ऑन होगी ट्रक की, तो आपकी आइरिस प्यूपिल के ओपनिंग ओपनिंग एरिया को कम कर देगी, राइट? ये देखो, ये जो आइरिस है, ये आइरिस बेटे, ये इसको लेंस को आगे से ढक लेते हैं, प्यूपिल को ढक लेते हैं, सॉरी प्यूपिल को ढक लेते हैं, तो लाइट के लिए प्यूपिल का ओपनिंग एरिया कम हो जाता है, तो कम रे ऑफ लाइट जाती है, आंख में अननेसेसरी चकाचौंध नहीं पैदा होती, ग्लेयर नहीं पैदा होती। लेकिन मान लीजिए मेरा 2000 रुपए का नोट कमरे में गिर गया और कमरे में डिम लाइट है, तो मैं तो भाई अपने पैसे तो मैं ढूंढूंगा ही, मेरे पास डिम लाइट फोन मेरे पास है नहीं है, मोबाइल टॉर्च मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या ऐसे आंखें पूरी फाड़ फाड़ के देखूंगा? इसका मतलब है मैं अपनी आंख के प्यूपिल को मैक्सिमम ओपनिंग एरिया दे रहा हूं ताकि डिम लाइट में भी मैक्सिमम लाइट आंख में एंटर कर सके और मैं अपना खोया हुआ 2000 का नोट कमरे से ढूंढ सकूं। यानी जब लाइट डिम है तो आइरिस प्यूपिल का ओपनिंग एरिया ज्यादा बना देती है लाइट के। जब लाइट सामने से ज्यादा आ रही है, फ्लड लाइट आ रही है, कुछ आ रहा है, ब्राइट लाइट, तब हमारी आइरिस प्यूपिल को साइडों से ढक के, सरकमफ्रेंस से ढकते हुए लाइट के लिए ओपनिंग एरिया प्यूपिल का कम कर देते। तो मतलब ये आपको बेटे मनवीर ये बोलना है, iris regulates the opening area of the pupil to the light। opening area regulate, आपने क्या बोल दिया? कंट्रोल। कंट्रोल अच्छा वर्ड नहीं है। इट रेगुलेट्स द ओपनिंग एरिया ऑफ द प्यूपिल to the light such that light can see comfortably in all atmospheres depending upon the need, whether it is observing the things in very bright light or finding the things in the dim light। ओके, शाबाश। इसके बिना आइरिस का एक काम और भी है बेटे। ये तो ठीक है, इसने ओपनिंग एरिया डिस्कस कर, कौन बच्चा पूरे स्कूल में मेरे को बताएगा व्हाट इज द अदर जॉब ऑफ आइरिस? मनवीर को छोड़कर और कोई बच्चा इसका मुकाबला कर सकता है? एनी वन स्टूडेंट इन द क्लास, स्कूल? आइरिस का दूसरा काम क्या है? शाबाश बेटे। देखो मेरे को मजा नहीं आ रहा, अब एक बच्चे तो आना चाहिए कम से कम। शाबाश, वरना मैं मनवीर को एब्सोल्युटली विनर डिक्लेयर कर दूंगा। देख लो देख लो, अभी भी कंपीट कर लो अगर कर सकते। हु विल टेल मी द अदर जॉब ऑफ आइरिस?
Nobody is telling. Okay, no problem. तो भाई मेरे को कहना पड़ेगा मनवीर इज टॉपर। अब सुनो इसका दूसरा काम। आइरिस जो है ना, ये हमारी आंख को कलर देता है। बच्चा बोलेगा सर व्हाट डू यू मीन बाय कलर? कलर का मतलब है, हम कहते हैं इसकी आंखें झील की तरह नीली हैं, इसकी आंखें हरी हैं, इसकी आंखें काली हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो अब आइरिस जो है ये आंख को कलर देता है, और आपने मेनली 5 कलर बोलने हैं बेटे। बी अल्फाबेट से 3 कलर बोलने हैं, ब्राउन ब्लैक ब्लू। ब्राउन ब्लैक ब्लू। जी अल्फाबेट से आपने 2 कलर बोलने हैं, ग्रीन ग्रे। ग्रीन ग्रे, ब्राउन ब्लैक ब्लू। और ये जो आंख का कलर होता है ये हेरिडिटरीकली डिसाइड होता है, आपके मम्मा पापा की आंखों का रंग कैसा है उसके हिसाब से ये आपको मिलता है। लेकिन इस कलर से आंख की एफिशिएंसी का कोई लेना देना नहीं, सारी आंखें बढ़िया देख सकती हैं। तो आइरिस का भी काम हो गया बेटे। एक टीचर ने इसमें एक ही वर्ड लिखा रह गया अब, सिलियरी मसल। ये देखो सिलियरी मसल। सिलियरी मसल का क्या काम होता है? एनीबॉडी इन द क्लास? शाबाश। एनीबॉडी इन द क्लास? स्कूल? नो वन इज टेलिंग। अगर किसी को पता है बेटे, स्विच ऑन योर माइक्रोफोन एंड स्पीक आउट। नहीं तो मैं बताता हूं, शाबाश। सिलियरी मसल के काम को समझने से पहले Time is opening. क्या बोल रहे हो बेटे? अभिनूर दोबारा बताओ, एक बार दोबारा बताओ। अभिनूर बच्चे ने कुछ ना कुछ आंसर दिया है, लेकिन क्लियर आवाज नहीं सुन सकी। ओके, लिसन केयरफुली। शाबाश बेटे। controls the size of lens. क्या बात है भाई, ये बच्चा भी एक और बढ़िया निकल आया। रोज सेक्शन में एक बच्चा और ब्राइट निकला, देश प्रताप करके। शाबाश, इसने भी मेरा दिल खुश किया। भाई मनवीर तुम्हारा कंपटीटर आ गया, ये तो एक देश प्रताप। 10th रोज सेक्शन में मुकाबला होगा दोनों बच्चों में, देखते हैं फाइनल एग्जाम में किसकी परसेंटेज अच्छी आती है। ओके, सो लेट मी टेल यू। आप इंग्लिश का एक वर्ड ये सुना होगा, अकोमोडेट। अकोमोडेट। मान लीजिए मैं इस चंडीगढ़ में किसी हॉस्टल में रह के पढ़ रहा हूं, मैं हॉस्टल में अकेला रह रहा हूं। मेरा एक दोस्त मेरे गांव से आता है, कहता आज मैं चंडीगढ़ में आया हूं, तुमसे मिलना चाहता हूं। तो मैंने कहा यार आओ मिलो, मेरे पास ही रुको। कहता नहीं नहीं, मैं होटल में रुक लूंगा। आई विल से नो नो नो, प्लीज कम इन टू माई हॉस्टल। हम 2 फोल्डिंग आपस में जोड़ जोड़ के कैसे भी अकोमोडेट कर लेंगे। 2 फोल्डिंग्स के ऊपर मैं भी सो जाऊंगा, तुम भी सो जाना, मेरे रूममेट भी सो जाएगा। हम 3 बॉयज दो फोल्डिंग्स जोड़ के सो लेंगे, अकोमोडेट कर लेंगे किसी तरह, जरूरत के हिसाब से ढाल लेंगे खुद को। तो अकोमोडेट का मतलब होता है जरूरत के मुताबिक अपनी अवस्थाएं बना लेना। यहां से एक वर्ड बना अकोमोडेशन। हमारी आंख में भी एक खूबी होती है। इसकी एक खूबी होती है कि ये दूर के उड़ रहे पक्षियों पे फोकस करना चाहती है, या पास रखी हुई कैंडल पे फोकस करना चाहती है। दूर के उड़ रही ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, तो ये सिलियरी मसल लेंस को खींच लेते हैं बाहर को, और ये सेंटर से पतला हो जाता है। जब पक्षियों को देखना होता है तो लेंस की शेप ऐसी होती है, सेंटर से पतली। ओके। और जब ये सिलियरी मसल्स लेंस को साइडों से कंप्रेस करते हैं, सेंटर से मोटा कर देते हैं, तो ये पास की चीजों पे फोकस होती है, ऐसे सेंटर से मोटा। तो लेंस की शेप को चेंज करके उसकी फोकल लेंथ में वेरिएशन लाते हुए नजदीक की चीज पे ऊपर फोकस करना,
या फिर दूर की चीज पर फोकस करना, बर्ड। आंख अपने लेंस को ढाल लेती है, तो आंख को जरूरत के मुताबिक फोकल लेंथ चेंज करके पक्षियों का या जलती हुई कैंडल का बिल्कुल क्लियर इमेज रेटिना पे बनाने की जो काबिलियत बख्शे, लेंस की शेप को चेंज करके, उन मसल्स को बोलते हैं सिलियरी मसल्स। इंग्लिश में बोलूं तो ciliary muscles provide the ability of the accommodation to the human eye. It extends the lens outward such that lens becomes thinner at the center. In that situation, we will say eye is relaxed and it is observing the far objects like the moon in the night sky. But when ciliary muscles compress the lens inwards from both sides such that it flattens at the middle, it becomes thicker at the middle, then we say our eye is primarily focused on the nearby objects. For example, text written in the book. ओके लेकिन एक यहां पर प्रिकॉशन है, आंख एट ए टाइम या तो नजदीक की चीज पर फोकस कर पाएगी बेटे या दूर की चीज पर, दोनों चीजों को क्लियरली इकट्ठे नहीं देख सकती आंख। एट ए टाइम एक ही चीज को वो क्लियरली देख पाती, आइदर फार ऑब्जेक्ट्स और नियर ऑब्जेक्ट्स। एंड मत लिख देना, आई कैन नॉट फोकस फार ऑब्जेक्ट एंड नियर ऑब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली एट ए टाइम ना, बारी बारी करके देख सकती है। एक बार पक्षियों को क्लियर देख लेगी और एक बार हाथ की रेखाओं को देख लेगी क्लियर। ओके, दोनों को बारी बारी से फोकस देख सकती है। अगर आप तुम सोचो सर मैं ऐसे कर लूं, मैं अपनी हाथों की रेखाओं को क्लियर देख रहा हूं लेकिन फिंगर्स के बीच में जो गैप है उसमें वो दूर उड़ रहे पक्षियों को भी क्लियरली देख लूं, हो ही नहीं सकता। या तो पक्षी धुंधले दिखने लग जाएंगे या तो हाथ की रेखाएं धुंधली दिखने लगे। एट ए टाइम दोनों चीजों पे इकट्ठे फोकस नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी जरूरत के मुताबिक अपने आप को लेंस ढाल लेता है। प्रॉपर्टी का नाम है अकोमोडेशन। देखो कितनी सारी चीजें मैंने आपको ह्यूमन आई के बारे में बता दी। जिन बच्चों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा वो स्क्रीन के ऊपर ज्यादा सारे थंब के साइन छोड़कर मेरे को फीडबैक दो। शाबाश, लेट मी सी। नाम पढ़ता हूं, गुरशरण, नवप्रीत, जशन, जशन, अभिनूर, पढ़े भी नहीं जा रहे इतनी जब, मनप्रीत, कोमल, अभिनूर, महक, गुरशरण, अवनीत, एक किसी ने वन प्लस का फोन का ही नाम आ रहा है, अरमान, गुरशरण, वेरी नाइट, समरीत, महक, करण, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, नाइस रेस्पॉन्स। So that means God has gifted you the good brain to understand the things and God has gifted me the ability to explain the things in the clear words. Okay? अब हम आगे करें। शाबाश, मेरे पास बहुत अच्छी पीडीएफ है आंख के ऊपर, मैं इसको इरेज करने लगा हूं। शाबाश, देखते हैं अगली पीडीएफ पे टीचर ने क्या दिखाया। ये देखो टीचर ने आपको रेटिना का मैग्नीफाइड व्यू दिखाया, रेटिना का, राइट। और इसके ऊपर दोनों को फोटो सेंसिटिव सेल दिखा रखे हैं, कॉन और रॉड। ये हरे रंग वाला मैंने कौन से दिखाया हुआ है और ये तीन कलर कौन सा है, हरा, रेड, ब्लू, ये। और बाकी जो ग्रेइश रंग में दिखा रखे हैं वो रॉड्स होती है, ठीक है बेटे। और एक चीज देखो, टीचर ने एक नीचे क्वेश्चन लिखा है, ह्यूमन आई इज कॉल्ड इन्वर्टेड आई। इसका वाई अगर आपसे पूछ ले तो आपने इसके दो रीजन बताने। एक तो आप बताओगे कि जो आंख के सामने ऑब्जेक्ट है उसका जब भी इमेज बनता है आंख के रेटिना पर वो इन्वर्टेड बनता है। लेकिन इसका असली रीजन जो है मेन वाला वो सुनो, जब रेटिना के ऊपर लाइट पड़ती है तो फोटो सेंसिटिव सेल्स उसका मैसेज देते हैं इनको, फिर इनको, इनका नाम क्या है, बाइपोलर सेल से जाते हुए गैंग्लियन सेल तक। देखो लाइट आ रही थी इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट, यस और नो, लाइट किधर से आ रही थी, लेफ्ट टू राइट, ओके।
लेकिन रेटिना अपना मैसेज किधर को दे रहा है, ये दे रहा है इधर से इधर, रिवर्स डायरेक्शन में। रेटिना से कहां गया ये, देखो देखो रेटिना, रॉड्स एंड कॉन्स किसको देते हैं मैसेज, ये देते हैं बाइपोलर सेल को। बाइपोलर सेल किसको देते हैं, गैंग्लियन सेल को, फिर वो जाके ब्रेन तक पहुंचता है। तो रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस रिवर्स डायरेक्शन देखो ऑपोजिट है, दैट इज व्हाई वी कॉल ह्यूमन आई इज इन्वर्टेड आई, राइट। आगे चलते हैं, देखते हैं टीचर ने आगे क्या दिखाया हुआ है। ये देखो, टीचर ने अपने आई को दूर की चीजें और पास की चीजों पे आंख को फोकस करके दिखा रखा है अलग अलग से। यानी कि टीचर ने आंख की कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रखा है, अकोमोडेशन। देखो फर्स्ट फिगर में मैंने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे आंख को फोकस कर रखा है। देखो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई फ्लाइंग बर्ड्स से, दूर उड़ते हैं ना पक्षी आसमान में, उससे उड़ती हुई उससे चलती हुई रे ऑफ लाइट आई। देखो लेंस सेंटर से पतला है, मतलब सिलियरी मसल ने लेंस को इधर को भी खींच रखा है, इधर को भी आउटवर्ड खींच रखा है, सच दैट convex lens is less thicker at the center। और देखो ये फोकस कर लिया रेटिना। अब इधर देखो, मान लो यहाँ पर किताब के ऊपर लिखी हुई टेक्स्ट है, या कोई बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो नजदीक होएगा ना न्यूज़पेपर तो आंख के, तो ये सिलियरी मसल इधर से भी कंप्रेस कर देंगे लेंस को, इधर भी इनवर्ड प्रेशर डालते हुए ये देखो लेंस मोटा कर दी। दोनों फिगर कंपेयर करो, यहाँ लेंस थिनर है सेंटर से और यहाँ थिकर है, देखो कंपैरेटिवली। ओके, कंपैरेटिवली इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले केस में जब दूर होती है आंख, हम कहते हैं रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आई जब दूर की चीजें देखते हैं, और इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, टेक्निकल वर्ड जो किताबों में मिलेगा आपको, कॉन्ट्रैक्टेड आई। ओके, बच्चे कहते हैं सर इधर रिलैक्स्ड क्यों लिखा है, आप ही देख लो। अगर मैं आपको बोलूं एक बुक को देखना है यहाँ पर 2 घंटे के लिए, और दूसरी तरफ बोलूं चांद को देखना है रात को 2 घंटे के लिए, तो आप आसानी से कहोगे सर चांद को देखना आसान है भाई, उसमें तो मैं रिलैक्स्ड सा फील करता हूँ। तो देखो रिलैक्स्ड हो। ओके, जिन बच्चों को ये पॉइंट समझ आ गया प्लीज लीव दी थंब साइन, प्लीज लीव दी थंब साइन। बहुत अच्छे, आसान ही था। आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये देखो टीचर ने अकोमोडेशन वाले फिगर को और बेटर दिखा दिया। देखो दूर की चीजों पर ये देखो कितना कम मोटा है सेंटर से, और जब पास पे फोकस होता है तो कितना ज्यादा मोटा है। तो ये साइडों पर देखो सिलियरी मसल, ये टीचर ने लिख भी दिया, देखो कॉन्ट्रैक्टेड सिलियरी मसल्स, और इधर देखो क्या लिखा, रिलैक्स्ड सिलियरी मसल्स। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, देखें और क्या है। ये देखो, वापस चले, ज्यादा हो गया। ये देखो बेटे, अब आई डिफेक्ट के ऊपर बात करनी है हमें, आई डिफेक्ट के ऊपर, राइट। तो आई डिफेक्ट के ऊपर क्या बात करेंगे, इधर देखो मैंने आपके पास 3 तरह के आंख के फिगर दिखा रखे। एक मैंने दिखाया हुआ है नॉर्मल विजन, यानी जिन इंसानों की आईसाइट बिल्कुल सही है, वो दूर की चीजें पास की चीजें सही दिखाई देती हैं उनको, उन इंसान की नॉर्मल विजन बोलते हैं। आप इस फिगर में देखो, बर्निंग कैंडल का इमेज एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर बन रहा है, एग्जैक्टली गौर से देखो, इन्वर्टेड तो बन ही रहा है। लेकिन एक टीचर ने वर्ड लिखा हुआ है मायोपिया, एक टीचर ने वर्ड लिखा हुआ है हाइपरमेट्रोपिया, इसका दूसरा नाम भी लिखा हुआ है, पुराना नाम है हाइपरमेट्रोपिया और नया नाम है इसको हाइपरोपिया भी बोल देते हैं डायरेक्ट। अब सुनो, ध्यान से सुना, जिस बच्चे को मायोपिया का डिफेक्ट हो जाए, मायोपिया का डिफेक्ट, ध्यान से सुना, वो बच्चा नियर बाय ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली देखेगा, डिस्टिंक्टली डिस्टिंक्टली देख पाएगा किताब के ऊपर लिखे हुए वर्ड को, लेकिन दूर की चीजें हैं जो, जैसे कि सामने लगे हुए मोबाइल टावर की टिप,
दूर की चीज होगी वो उसको धुंधली दिखेगी। फार बाय ऑब्जेक्ट्स को ये नहीं लिखना कि नहीं दिखती, आपने ये लिखना है कि ब्लर्ड दिखेगी। ब्लर्ड वर्ड याद रखना, धुंधला। जिन बच्चों को ये डिफेक्ट हो जाए उसको मायोपिया बोलते हैं। और देखो उस केस में ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना से पहले ही बन गया, पहले ही बन गया। देखो रेटिना तक पहुंचे ही नहीं। आंख हमारी एग्जैक्ट स्फेरिकल ना होकर लेंथ वाइज इलोंगेटेड हो जाती है, इलोंगेटेड। ओके। और मायोपिया में और एक चीज देखो, कौन सी काबिलियत बची रह गई आंख के पास अच्छी वाली, नियर बाय चीज को देखने की। इसलिए मायोपिया को ये भी बोलते हैं, एक और नाम है इसका, नियर मैंने नजदीक, साइट मैंने नजर, नियर साइटेडनेस। यानी एक ऐसी आंख जिसकी पास देखने की शक्ति तो अभी पूरी तरह से कायम है, लेकिन भाई दूर की चीजें उसको धुंधली दिखाई देती हैं। ओके। एक बात और सुनो, शाबाश। हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, इसमें रिवर्स है बेटे, इसमें रिवर्स है। जो फार ऑब्जेक्ट्स है, दूर के ऑब्जेक्ट्स, जैसे आसमान में उड़ते हुए पक्षी, ये तो क्लियरली दिखेंगे, लेकिन बुक के ऊपर लिखी हुई टेक्स्ट, अपने ही हाथों की रेखाएं, बिल्कुल ठीक है, न्यूज़पेपर की खबरें, वो उसको धुंधली दिखेंगी। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के जो इमेज बनेंगे वो रेटिना के ऊपर अच्छे से नहीं बन पड़ते, इसलिए वो ब्लर्ड दिखाई देते हैं। इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रो। ओके। अब इसमें देखो, कैंडल का इमेज स्क्रीन, रेटिना वाली स्क्रीन की बैक साइड पर निकल गया, तो आंख इस तरह से इलोंगेट ना होकर इस तरह से इलोंगेट हो जाती है। और जो नॉर्मल आंख होती है वो एग्जैक्ट स्फीयर होती है, एग्जैक्ट। ओके। अब एक बात और, तो हाइपरमेट्रोपिया में कौन से ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने की काबिलियत बची रह गई? बच्चा कहता है दूर की, दूर को हमने लिखा है फार, इसलिए जो काबिलियत बची रह गई उसका नाम लिख दो, फार साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया को एक और नाम से भी जानते हैं, फार साइटेडनेस। तीन नाम हो गए। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? हाइपरमेट्रोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ द ह्यूमन आई in which human eye is capable to focus on the far objects clearly, but the image of the nearby objects will be seen blurred. किसी भी बच्चे ने यह नहीं लिखना the nearby objects will not be seen, cannot see। अगर ऐसे लिख दिया तब तो आपने उसको नजदीक वाली चीजों के लिए अंधा ही बना दिया। अंधा नहीं बना दिया, धुंधला दिखेगा, धुंधला, ब्लर्ड। ओके। तो जिन बच्चों को ये आंख के दोनों डिफेक्ट समझ आ गए हैं, प्लीज लीव दी थंब साइन। फीडबैक जरूरी है टीचर के लिए। बहुत अच्छे, ओ शाबाश। दिलप्रीत ने तो बहुत सारे थंब छोड़ दिए भाई। और भाई कोई बच्चा ऐसे छोड़ता है थम्स जैसे जैसे दिवाली का अनार फूटता है। क्या बात है, वेरी नाइस, नाइस रेस्पॉन्स। ओके, थैंक यू। लेट्स प्रोसीड फर्दर। हमारे पास इन डिफेक्टों को ठीक भी तो करना है बेटे, तो मायोपिया को ठीक करने का तरीका बता रखा है टीचर ने। ये देखो इधर, जस्ट सी, टीचर ने आंख के लेंस के सामने एक बाहर से लेंस लगा दी। जानते हो ये लेंस कहां पर फिट करेंगे हम? अपनी आंख के सामने लगे हुए चश्मे में फिट करेंगे, स्पेक्टिकल्स में फिट करेंगे, ऐनक में फिट करेंगे। हमारी आंख के आगे जैसे स्पेक्टिकल्स लगे, जैसे मेरे लगे हुए हैं, मेरे दूर की नजर थोड़ी कमजोर है, तो मेरी आंखों के अंदर जो लेंस लगे होंगे ना, ये स्पेक्स में, मेरी इस पे, वो वाले लेंस देखो सामने से देखते हैं गोल ही होते हैं, लेकिन अगर मैं हाथ लगा के देखता हूं तो सेंटर से पतले होते हैं और साइडों से मोटे होते हैं। मतलब जो लेंस का किनारा इस फ्रेम की बाउंड्री में फिटेड होता है, जहां पर टीचर का ये पेन चल रहा है,
यहां से तो मोटा होएगा और सेंटर से लेंस पतला होगा। ऐसे लेंस को बोलते हैं बाई कॉनकेव लेंस। बाई कॉनकेव, शॉर्ट में कॉनकेव लेंस भी बोल देते हैं, और इसी का नाम हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोल देते हैं। ये है इसकी कहानी। ये क्या करता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ मोड़ दिया, फिर ये आंख के कन्वेक्स लेंस पे लाइट गिरेगी, यानी पैरेलल बीम को डाइवर्जिंग बना दिया। डाइवर्जिंग के बाद फिर लेंस, आंख का लेंस काम करेगा, वो इस लाइट को एग्जैक्ट रेटिना के ऊपर पहुंचा दे, तो क्लियर इमेज दिखेगा। जिन बच्चों को मायोपिया का डिफेक्ट, रेमेडी इसको बोलते हैं, रेमेडी फॉर मायोपिया। रेमेडी मैंने इलाज होता है, देखा जाए तो ये रेमेडी ना होकर आंख की एक मदद है। रेमेडी तो तब होती कि चश्मा भी ना लगाना पड़ता, दवाइयों से चश्मा, आंख ठीक हो जाती, पर ऐसा नहीं। हमने तो आंख के लेंस की दूसरे लेंस से मदद करी। ओके, जिन बच्चों को मायोपिया की रेमेडी समझ आ गई है, प्लीज लीव दी थंब साइन। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। आगे देखें, कोई और दिया टीचर ने एक आधी फोटो के? नहीं। ये देखो, हाइपरमेट्रोपिया की भी रेमेडी समझा रखी है टीचर ने बेटे। गौर से देखो इसके अंदर क्या करा टीचर। आंख का लेंस खुद से तो कन्वेक्स लेंस था ही था, लेकिन जो स्पेक्टिकल में लेंस लगाया टीचर ने, वो भी कन्वेक्स लेंस लगाया। गॉट इट? मतलब कि जिन लोगों की नजदीक की नजर सही करनी होगी, जिनको नजदीक की चीजें बिना चश्मे के धुंधली दिखती हैं, उनके इस स्पेक्टिकल फ्रेम में जो टीचर ने बनाया, ऐसा लेंस लगेगा जो किनारी से फ्रेम के साथ जुड़ते हुए एरिया से तो होगा पतला, लेकिन सेंटर वाले एरिया से मोटा होगा। क्योंकि ये देखो कनकेव लेंस का साइड व्यू दे रखा है, सॉरी कन्वेक्स लेंस का। तो कन्वेक्स लेंस के ऊपर लाइट आई, थोड़ी सी लाइट को तो इसने ही फोकस कर दिया। इसने मतलब चश्मे के लेंस ने, और बाद में आंख के लेंस ने उसको पूरी तरह से फोकस करके इमेज को रेटिना की स्क्रीन के एग्जैक्ट ऊपर लेके आ गया। तो इस तरह से स्पेक्टिकल की मदद से हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट भी क्लियरली आंख चीजों को देखना शुरू कर दे। ठीक है? तो आप कहोगे सर आपने पेशेंट बोला, हाँ बोलना पड़ेगा भाई। हाँ, साइंस की लैंग्वेज में हमने इसकी मदद से ही तो देखा क्लियर, तो पेशेंट ही तो हुए। ओके, अब देखिए कुछ और बचा है। नो, पीडीएफ कंप्लीट हुई। तो जिन बच्चों को हाइपरमेट्रोपिया का समझ आ गया, वो भी एक बार थंब साइन करेंगे मेरे को। शाबाश। अब एक बार मैं अपने फिगर्स हाथ से भी फिगर बना के लास्ट में बता दूं। ध्यान से सुनना बेटे, लास्ट में बता रहा हूं। सबसे पहले मैं मायोपिया को ठीक कर रहा हूं, ध्यान से सुना। ये आंख का लेंस था, अगर मैं इसके इस बंदे के स्पेक्स नहीं लगाता, ठीक है, तो ये दूर से आ रही रे ऑफ लाइट को ऐसे फोकस करेगा कि इमेज यहां पर बन जाए, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को यहां बन जाएगा। इस बंदे को दूर की चीजें धुंधली दिखाई देंगी, क्योंकि रे ऑफ लाइट रेटिना पे फोकस होना चाहिए। लेकिन अगर मैं कॉनकेव लेंस लगा दूंगा चश्मे के अंदर, तो ये आंख लेंस है, ये आंख का लेंस हो गया बेटे, और मैंने ये चश्मे में बाई कॉनकेव लेंस लगा दिया, डाइवर्जिंग लेंस। तो ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही थी पक्षियों से, ये मैंने इसके ऊपर थ्रो करी, तो इस डाइवर्जिंग लेंस ने इस रे पैरेलल बीम ऑफ लाइट को डाइवर्जिंग बना दिया, बाहर को फेंक दिया, ये बाहर को, देखो बाहर को फेंक दिया। तो जो बाहर को फेंक दिया, पहले लेंस क्या कर रहा था, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को ज्यादा फोकस कर पा रहा था, रेटिना से पहले ही फोकस कर दिया। अब हमने इसके लिए, आंख के लेंस के लिए मुश्किल काम कर दिया, हमने पैरेलल बीम को बाहर की तरफ बिखेर दिया।
तो लेंस, आंख का लेंस फिर भी अपनी पुरानी काबिलियत से काम करेगा, तो पुरानी काबिलियत, लेकिन उसके लिए मुश्किल काम है। तो अब ये फोकस कर पाएगा डायरेक्ट, कहां पर आ गया, रेटिना के ऊपर फोकस हो गया। तो जो इमेज रेटिना से जस्ट फ्रंट पर फोकस हो रहा था, ना कि रेटिना के ऊपर, उसको हमने बाई कॉनकेव लेंस लगा के रेटिना के ऊपर फोकस कर दिया। इस तरह से हमने किसकी रेमेडी निकाली, रेमेडी ऑफ मायोपिया। ओके बेटे, दूसरा भी सुन लो। ये मेरा लास्ट, आज का लास्ट पॉइंट बताने लगा हूं। ये मेरा था चश्मे का कन्वेक्स लेंस। क्या दिखाने लगे हैं टीचर, हाइपरमेट्रोपिया की रेमेडी दिखाने लगे हैं। भाई मेरा टीचर तो जब समझाता था, मैं तो अपने फोन से स्क्रीनशॉट ले लिया करता था। तुम्हारी अब मर्जी है। ये आंख का लेंस है, ओके। तो इस लेंस ने आंख के लेंस की फोकसिंग करी। ये कन्वर्जिंग लेंस है, इसने पहले ही मोड़ दिया रे ऑफ, पहले ही मोड़ दिया, तो आगे आंख के लेंस के लिए मोड़ने की प्रोसेस आसान होगी। तो देखो ये पहुंच गया हमारा रेटिना के। अगर ये मैंने चश्मे वाला लेंस ना लगाया होता तो मेरी आंख क्या कर पाती, तो अकेली आंख जो है ना, ये नजदीक ऑब्जेक्ट से जानी चाहिए थी लाइट, तो वो क्या करेगी, वो यहां फोकस कर पाएगी आंख रेटिना की बैक साइड पर। मैंने लेंस के लिए स्पॉटर लगा दिया, आंख के लेंस के लिए स्पॉटर, ओके। थोड़ा फोकसिंग ये करेगा कन्वर्जिंग, और आगे ये करेगा आंख का, तो ये रेटिना के ऊपर। जिन बच्चों को आज का पूरा लेक्चर समझ आया, पूरा, वो सारे बच्चे ज्यादा सारे थंब छोड़ के मेरे को हौसला बढ़ाएंगे टीचर का। शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। मेरे डायरेक्टर साहब अगर इतने थंब देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। शाबाश। अब बच्चे जानते हो, हम ही आपको नॉलेज नहीं देते, आप भी टीचर का हौसला बढ़ाते हो जब इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिले। थैंक यू, थैंक यू। फिर मिलेंगे। इस तरह से जो बच्चा लेक्चर लगाएगा उसको मैं पेपर के लिए अच्छा तैयार कर दूंगा। और जो बच्चे आज एब्सेंट थे उनको मैसेज जरूर देना कि सर का हमें समझ आया था यार, तुम्हें भी लगाना चाहिए था लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।